हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो अपनी वीडियो लेके आए हैं वो आपके बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क के सेकंड यूनिट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक से होने वाली है, जो कि आपको पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके लिए हम सेकंड यूनिट में बताएंगे कि आपको किन किन टॉपिक को सबसे पहले और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपको याद करना है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट यूनिट, जो हमारे फर्स्ट पार्ट हुआ था इसका, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर से लेके थर्ड चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हुआ था। और जो हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, ये हमारी होती है प्रस्ताव, स्वीकृति एवं खंडन, चैप्टर नंबर 4 से। तो यहीं से लेके हम इसकी सेकंड यूनिट आज अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रस्ताव का अर्थ, प्रस्ताव क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात या अपनी आवश्यकता या अपना वचन किसी अन्य व्यक्ति को के सामने, ठीक है, रखता है, तो इसे प्रस्ताव कहता है। जब कोई अपने मन की बात या अपने वचन को या अपनी किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव को ऑफर भी कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंत, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य या सौदे को करने या ना करने की इच्छा प्रकट करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर होता है, ठीक है, तो इसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति होना या ना होना यह दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। प्रस्ताव में निवेदन की तरह अपनी बात दूसरे के प्रति प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, निवेदन की तरह की जाती है कि कोई दूसरा व्यक्ति करे या ना करे उसकी इच्छा पर डिपेंड होता है। जैसे कि मैं आपको कोई उदाहरण बता, जैसे कि टेंडर मांगना, ठीक है, मूल्य सूची मांगना भी, ठीक है। फिर आता है मेन्यू कार्ड या विज्ञापन, बीमा का प्रस्ताव हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हो, कोई आता है बीमा से तो वो अपने बताता है, अपनी बात बताता है, मगर उसे हाँ या ना करना दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर क्या है, रेलवे समय सारणी या कंपनी का प्रविवरण, मूल्य पूछताछ के पत्र, रेलवे समय सारणी, कंपनी का प्रविवरण, मूल्य पूछताछ के पत्र, प्रार्थना पत्रों का आमंत्रित करना आदि, ठीक है, ये सभी होते हैं। बात आती है इसकी परिभाषा की। तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि कई बार आपसे प्रस्ताव की परिभाषा भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, किसी व्यक्ति द्वारा सर्वेच्छा से स्पष्ट शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा का व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। फिर आता है कि प्रस्ताव की विशेषताएं। तो यहाँ पे विशेषताएं दी है कि इसमें दो पक्षों का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। प्रस्ताव का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, स्वीकृति में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए, प्रस्ताव गंभीर हो सकता है, ठीक है, प्रस्ताव का संवैधानिक, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इसकी विशेषताएं, अर्थ और इसके परिभाषा। फिर यहीं पे आ जाता है कि प्रस्ताव की स्वीकृति क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्ताव की स्वीकृति से आशय प्रस्ताव के प्रति सहमति प्रकट करने से है, ठीक है। जब कोई इसमें सहमति प्रकट कर देता है, जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात या अपनी इच्छा को किसी कार्य को करने या ना करने के अवसर किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रखता है, तो सामने वाला व्यक्ति सभी शर्तों को समझकर जब सहमत हो जाता है तो उसे प्रस्ताव की सहमति कहते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्पष्ट है कि स्वीकृति से आशय सहमति प्रकट करने से है। यह सहमति लिखित, मौखिक, सांकेतिक या अन्य किसी में भी हो सकती है। स्वीकृति में सबसे ध्यान रखने योग्य बात हाँ का होना है, ठीक है। यदि सामने वाला अन्य पक्ष किसी कार्य को करने के लिए ना कह देता है तो इसे स्वीकृति नहीं कहेंगे, ठीक है। स्वीकृति में हाँ का होना अनिवार्य है, ठीक है, हाँ होगी तभी ये स्वीकृति मानी जाएगी, ठीक है। फिर क्या है कि प्रस्ताव का खंडन से क्या आश्चर्य है, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्ताव के खंडन से आशय प्रस्ताव के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने से है, इनका उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। तो प्रस्ताव का खंडन सदैव अस्वीकार करने पर ही होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य पक्ष के साथ कोई प्रस्ताव रखता है तथा सभी शर्तों को स्पष्ट कर देता है, ठीक है, किंतु सामने वाला व्यक्ति से, ठीक है, सहज स्वीकृति भी मिली हुई होती है, परंतु जब दोनों पक्षों में किसी एक के द्वारा या दोनों पक्षों के द्वारा शर्त के अनुसार कार्य नहीं किया जाता, ठीक है, जाने की संभावना हो, तो प्रस्ताव को पूर्ण रूप से समाप्त करना ही प्रस्ताव का खंडन कहलाता है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे प्रस्ताव के खंडन के द्वारा, ठीक है, खंडन के बाद प्रस्ताव का अंत हो जाता है।
वो प्रस्ताव के अंत होने को ही प्रस्ताव का खंडन कहते हैं। ठीक है, और प्रस्ताव के खंडन की रीतियाँ या विधियाँ पूछ ली जाती है तो वह है कि प्रस्ताव खंडन की निम्नलिखित विधियाँ हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है कि खंडन की सूचना द्वारा, समय समाप्त होने पर, शर्त पूरी होने पर हो सकता है, प्रस्ताव की मूल्य या पागल होने पर, ठीक है, मृत्यु या पागल होने पर, फिर स्वीकृता की मृत्यु या पागल होने पर, पूर्ण प्रस्ताव के प्रति अन्य प्रस्ताव होने पर, या स्वतंत्र स्वीकृति न होने पर, ठीक है, विषय वस्तु नष्ट हो जाने पर, या कानूनी परिवर्तन होने पर, या प्रस्ताव अस्वीकार होने पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते अगले चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। ठीक है, इस टॉपिक में है कि अनुबंध की क्षमता या योग्यता का अर्थ। ये कहते हैं कि अनुबंध की क्षमता का क्या अर्थ है या अनुबंध की योग्यता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता अथवा योग्यता से आश्चर्य पूर्ण रूप से अनुबंध के गुण, दोष, लाभ, हानि, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ कुछ समझ रखने से होता है। ठीक है, इन सबको समझने से होता है। तो अनुबंध करने के बाद सभी पक्षकारों को नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, जब अनुबंध हो जाए तो उसके बाद सभी जितने पक्षकार होते हैं सभी को नियम का पालन करना होता है तथा पक्षकारों को नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, तथा अपने अपने दायित्वों को, जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। अंत किसी भी व्यक्ति को अपने दायित्वों व जिम्मेदारियों को निभाने से पहले अनुबंध में द्वित व अहित का ज्ञान ही पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक वह व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होता है जो वयस्क है, जिसकी समझ ठीक है। ठीक है, जो हित तथा अहित को समझ सकता है। ठीक है, इनके अच्छा है और बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको समझ सकता है। जो व्यक्ति मस्तिष्क का है तथा किसी भी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, इस प्रकार की क्षमता को ही अनुबंध की क्षमता या योग्यता कहते हैं। ठीक है, ठीक कह रहा है कि अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, कौन अनुबंध नहीं कर सकता है। तो विदेशी सम्राट, राजदूत, एजेंट, ये फिर प्रधानशील स्त्री, अपराधी या कैदी, भारत का राष्ट्रपति या निगम या कंपनियां, विदेशी शत्रु, जन्मजात मूर्ख या पागल, अवयस्क, शराबी या व्यसुंध व्यक्ति, ये सब अनुबंध करने अयोग्य व्यक्ति है। ठीक है, इनके अनुबंध नहीं कर सकती। फिर इसमें जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं कि सहमति का अर्थ। सहमति हमने पिछली बार पहले पढ़ चुके, तो वह है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही प्रस्ताव को लेकर एक ही अर्थ उद्देश्य हेतु सहज रूप से सहमत होते हैं तो इसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। अब वो कह रहा है कि पक्षकारों की सहमति एक ही वस्तु या विषय पर होने के साथ साथ एक ही समझ के समान होती है। सहमति की स्वतंत्र जरूरत विशेषता कम से कम दो पक्षों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तभी सहमति मानी जाएगी। जो व्यक्ति अपनी बात दूसरे के सामने रखता है उसे प्रस्तावक तथा सहमत होने वाले व्यक्ति के लिए स्वीकृता कहा जाता है। ठीक है, जो बात रख रहा है उसे प्रस्तावक, जो बातों को सुन रहा है दूसरे व्यक्ति जो सहमत होता है उसे स्वीकृता कहते हैं। फिर स्वतंत्र सहमति आ जाता है कि स्वतंत्र सहमति का मतलब है स्वतंत्र सहमति से आश्रय स्वीकृता व्यक्ति पर बिना किसी दबाव के ही स्वीकार करने से है। अंत जब कोई प्रस्तावक अपना प्रस्ताव किसी पक्ष के सामने रखता है तो सामने वाला व्यक्ति भी इस प्रस्ताव को अपनी इच्छा के अनुसार खुशी से स्वीकार करता है तो इसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। अंत वह सहमति जिसमें छल, कपट, उत्पीड़न, दबाव ना हो, ठीक है, उस सहमति को स्वतंत्र सहमति कहते हैं। फिर है उत्पीड़न या दबाव, इनके जब प्रस्तावक अपनी बात को प्रस्तावक को स्वीकृता से जबरदस्ती, दबाव देकर, डराकर स्वीकार करने हेतु कहता है तो इसे उत्पीड़न कहते हैं। इसमें एक पक्ष को मानसिक या अन्य प्रकार की समस्या सहने के कारण स्वतंत्र समाप्ति हो जाती है, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है जब वो किसी मानसिक, ठीक है, या उससे कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही हो। ठीक है, तो इसी को हम उत्पीड़न या दबाव कहते हैं। इसमें डराना, धमकाना, परेशान करना, भय बनाना आदि आता है। ठीक है, फिर है अनुचित प्रभाव, कि जब कोई व्यक्ति अन्य पक्ष की अयोग्यता अथवा अज्ञानता के आधार पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है
तो इसे अनुचित प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उदाहरण के लिए देख लेता है कि जैसे कि एक व्यापारी अपने नौकर को बिना मांगे समय समय पर धन, रुपया, सामान, नाश्ता देता है। ठीक है, और उसके वेतन मांगने पर उसी को अपने रकम निकालने लगता है, तो इसी को अनुचित प्रभाव कहते हैं। फिर है कि छल, कपट या धोखा, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जानबूझकर धोखा करता है जिससे अन्य व्यक्ति को नुकसान होता है। ठीक है, तब परिणाम जानते हुए भी छल करता है। ठीक है, गलत सलाह देता है जिसके परिणाम उसको स्वयं भी पता है नहीं होते। ठीक है, तो इसे छल, कपट या धोखा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह कार्य जानबूझकर दूसरों के अहित के लिए किया जाता है। कभी कभी मौन धारण कर लेना भी कपट कहलाता है। ठीक है, तो इसी में आगे है आपका टॉपिक धोखा देने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य कपट कहलाता है। फिर मिथ्या वर्णन। ठीक है, मिथ्या वर्णन, इसमें आपका कई बार आपने सुना होगा कि मगर इसका जो अर्थ है वो बता देते हैं कि किसी भी सत्य को छुपाकर झूठी बातें बनाकर प्रस्तुत करना मिथ्या वर्णन कहलाता है। मिथ्या वर्णन में एक पक्ष झूठ बोलकर दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, दूसरा पक्ष सत्य को नहीं समझ सकता। ठीक है, तथा धोखे में रहकर वह सत्य समझकर आगे के समस्त कार्य करता है। अंत जब उसे सत्य की जानकारी होती है तो वह अनुमान लगाता है कि उसका हित काफी प्रभावित हो चुका है। ठीक है, अंत जानबूझकर झूठा किया गया वर्णन ही मिथ्या वर्णन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये वाला टॉपिक। फिर यहाँ पे इस पर नेक्स्ट टॉपिक आता है। देखो 2 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हैं हम, सेकंड यूनिट्स, तो चैप्टर्स तो आपके होंगे। तो इसमें आपको जो सेकंड टॉपिक है वो है नियोजित प्रतिफल। ठीक है, चैप्टर वाइज देखें तो यहाँ 7 चैप्टर बैठता है। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो। अगर आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो सेकंड यूनिट्स में आपका ये होगा कि नियोजित प्रतिफल। प्रतिफल का देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो कह रहा है कि किसी भी कार्य को करने के बदले में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अंत व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, उन कार्यों का परिणाम ही प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल एक परिणाम अथवा पुरस्कार है जो किसी वस्तु, संपत्ति, कार्य के बदले में अन्य व्यक्ति या पक्ष से प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि प्रतिफल में दोनों पक्षों को कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। ठीक है, प्रतिफल दोनों पक्षों के लिए अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि सोहन अपनी पुरानी कार 50,000 रुपये में शाम को बेच देता है। ठीक है, तथा शाम भुगतान कर देता है। ऐसी स्थिति में सोहन को 50,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, जो कि उसके कार के प्रति मिले, मगर मिले तो हैं। फिर वो कह रहा है कि इसीलिए सोहन को प्राप्त होने वाला रुपये प्रतिफल तथा शाम को कार मिलती है। ठीक है, अंत शाम के लिए कार प्रतिफल है। ठीक है, मिला दोनों को प्रतिफल। फिर कह रहा है कि इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रतिफल दोनों पक्षों को प्राप्त होता है। अंत किसी कार्य या लेन देन से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कि प्रतिफल के रूप, इसमें कह रहा है कि धन या रकम हो सकती है, वस्तु या सामान, सम्मान प्राप्त हो सकता है, आत्मसंतुष्टि हो सकती है, कोई विशिष्ट पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। फिर कह रहा है कि प्रतिफल की विशेषताएं या लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी जो सबसे फर्स्ट विशेषता है वह है कि वचनदाता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उचित व्यक्ति के लिए मिलना चाहिए। कह रहे कि प्रतिफल किसी कार्य के प्रति होना चाहिए। प्रतिफल का कोई समय निश्चित नहीं होता, प्रतिफल जरूरी है। ठीक है, प्रतिफल उचित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रतिफल वैधानिक भी होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक भी होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रतिफल मूल्यमान भी होना चाहिए, अलग अनुबंध हेतु अलग प्रतिफल होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा कह रहा है कि प्रतिफल बोझ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, फिर है कि प्रतिफल संतुष्टपूर्ण होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। फिर है हमारा कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, यह स्पष्ट कीजिए या आप इससे क्या समझते हैं इसको बताइए। तो ये रहा, ये अनुबंध अधिनियम के अनुसार बिना प्रतिफल के सभी ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। वैध ठहराव होने के लिए उचित प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। जब हम किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराते हैं तो उसके बदले में यदि हम उसे कुछ प्रतिफल देंगे नहीं तो वह व्यक्ति मन से ना तो कार्य करेगा। ठीक है, और बिना प्रतिफल के उसके प्रति बाद में भी प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, जब आप किसी को कोई कार्य के बदले कोई प्रतिफल नहीं देंगे तो वो एक तो मन से काम नहीं करेगा, दोबारा यदि आपको कोई काम पड़ता है तो आपके सामने भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अंत उचित प्रतिफल होने पर सामने वाले व्यक्ति की पूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है और वह वाद
और वह वाद या मुकदमा भी चला सकता है। ठीक है, अंत स्पष्ट है कि प्रतिफल उचित मात्रा में होना जरूरी है, बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिफल वाला चैप्टर टॉपिक पूरा कंप्लीट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके ऐसे ठहराव, ठीक है, सभी ठहराव जिन पर भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना, नहीं हो सकता, नहीं, अथवा जिनमें तकनीकी कमियां हो, तो ऐसे ठहरावों को कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, यह ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, इनको कोई भी पक्षकार परिवर्तित नहीं करा सकता। ठीक है, बिना प्रतिफल के ठहराव, ठीक है, व्यवहार में रुकावट डालने वाले ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, ठीक है, तत्सर्तों जुआ में ठहराव व असंभव कार्य करने के ठहराव वे ठहराव है जिन पर कोई नियम लागू नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, इन सब ठहराव को व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। इनके कोई भी इनको भारतीय अनुबंध अधिनियम के द्वारा ये लागू नहीं होते। ठीक है, इन पे कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता इनका। ठीक है, ये व्यर्थ ही होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से ही। फिर कह रहा है कि स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव के नाम, तो वे होते हैं कि इनके स्पष्ट रूप से घोषित ठहराव के जो नाम है वो है कि निम्न ठहराव को व्यर्थ घोषित ठहराव कहते हैं। वे होता है कि अक्षम व्यक्ति के पास है ठहराव हो, या दोनों पक्षकारों की गलती से किया गया ठहराव हो, विदेशी नियम की गलती वाले ठहराव हो, या न्याय विरुद्ध प्रतिफल के ठहराव हो, बिना प्रतिफल के कोई ठहराव हो गया हो, या कानून विरुद्ध प्रतिफल के ठहराव हो, विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, ठीक है, व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव, या कानूनी कार्यवाही में रुकावट डालने वाला ठहराव। ठीक है, ये हो गया आपके ठहराव। अब जो हमारा टॉपिक है वह है संयोगिक अनुबंध। संयोगिक अनुबंध वे अनुबंध हैं जो ऐसी घटना पर आधारित हो जिसके घटित होने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता। घटना घटेगी भी या नहीं घटेगी यह भी निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार के अनुबंधों को संयोगिक अनुबंध कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अनुबंध में, ठीक है, दोनों पक्षों में किसी की हार जीत का होना निश्चित ये जरूरी नहीं होता। संयोगिक अनुबंध वैध अनुबंध होते हैं। यह अनुबंध संभावनाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि राम श्याम से अनुबंध करता है कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो उसे अपना नौकर बना लेगा तथा उसे 10,000 रुपये महीना वेतन देगा। इस अनुबंध में राम की नौकरी लगना या ना लगना कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तथा समय का भी कोई निश्चित नहीं है और शर्त भी के साथ में है। ऐसे ही अनुबंधों को संयुक्त अनुबंध कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि पानी वाले जहाज को विदेश यात्रा पर भेजा जाता है और उसका बीमा कराया जाता है कि जहाज डूब जाने पर कंपनी निश्चित तय धन देगी। ठीक है, जहाज का डूबना का कोई घटना नहीं है। ठीक है, इसलिए संयुक्त अनुबंध कहलाएगा। कहते हैं कि संयुक्त अनुबंध की विशेषताएं, जो कि हमारी संयुक्त अनुबंध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं कि अनुबंध किसी घटना पर आधारित होता है, अनुबंध का अनिश्चित होता है। ठीक है, घटना अनुबंध के बराबर की होनी चाहिए, घटना किसी की इच्छा पर आधारित नहीं होती। ठीक है, वेद अनुबंध का होना, अनुबंध के सभी वेद लक्षण होना, घटना घटित होने का लेन देन होना। ठीक है, यहाँ पे आपके 10 यूनिट्स कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब आपके थर्ड यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।